हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। मैंने एसबीआई क्लर्क क्लियर किया था अपने पहले ही अटेम्प्ट में, तो इस वीडियो में मैं उसी की स्टोरी और स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जा कर के आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आकर के आप इसको देखना, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं देखा तो बहुत सारी चीज़ें आगे मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो शायद आपको समझ में ना आए। तो इसलिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप पहले जा कर के उस वीडियो को देखो और फिर ये वीडियो आपके लिए तो बना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड बताया था कि प्रीलिम्स में मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एग्जाम्स को लेकर के। इस वीडियो में हम टोटली मेंस की बात करेंगे। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहली, मेरी क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी मेंस एग्जाम्स को लेकर के, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कैसे एग्जाम्स को टैकल किया। और दूसरी चीज़, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को मैंने कैसे टैकल किया या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की मैंने कैसे पढ़ाई करी। तो चलिए पहले ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने जो मेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, या फिर मैं ओवरऑल एसबीआई क्लर्क की ही बात कर लूँ, तो मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। मैंने फ्री कंटेंट से ही पढ़ाई करी। यूट्यूब पे मुझे अच्छे खासे कंटेंट मिले थे, एक्चुअली मोर देन इनफ कंटेंट मुझे मिल गए थे, जिससे मैंने पढ़ाई करी। और मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए मुझे कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है। ठीक। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो जितना टाइम मैं अगर प्रीलिम्स को देता था, जस्ट लाइक कि अगर मैं 6 घंटे दे रहा हूँ प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, तो मैंने ट्राई किया था कि मेंस एग्ज़ाम को मैं 7 घंटे या फिर 8 घंटे तक लेकर के जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड था। और उतने कम टाइम में मेरे लिए, जैसे प्रीलिम्स को मैं जितना टाइम दे रहा था उतने टाइम में निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैंने अपने जो टाइम था उसको बढ़ाया। पॉइंट नंबर 3, मैं इसमें 3 सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी थी मैंने सबसे ज़्यादा। जो चौथा सब्जेक्ट था उसको मैंने मॉडरेट लेवल पे रखा, और जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने हाई लेवल पे या फिर काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने उनकी प्रिपरेशन करी। वो सब्जेक्ट्स कौन से थे ये हम आगे बात करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन करने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के काफ़ी एनालिसिस किए थे, और उसके बाद कुछ चैप्टर्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था जिनके सबसे ज़्यादा वेटेज थे एग्जाम्स में लेकर के। तो मैं आपसे भी यही बात बोलूँगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करना, पिछले 2, 3, 4 साल जितने भी पेपर आपको मिल पाएँ आप उनके एनालिसिस करना। उसके बाद आप कुछ चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करना जो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये चैप्टर लगातार पूछ रहा है, इससे इतने नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। हर चैप्टर के आगे नोट कर लेना कि इससे इतने नंबर के क्वेश्चन इस ईयर में पूछेगा। ठीक, उन चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना। आप पहले उन चैप्टर्स को कवर करना, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर्स पे जाना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले, कुछ पिछले 2-3 सालों में जो सबसे ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं, मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो आप पहले उनको क्लियर कर लेना, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों में जाना। उससे होगा ये कि आपका 50 to 60% मार्क्स जो है उन्हीं चैप्टर से सिक्योर हो जाना है। बाकी का 40% आप प्रैक्टिस करते करते साथ में उसके साथ पढ़ लोगे। तो अगर आपसे नहीं हो पाएगा या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो सारे चैप्टर्स को मैं बता दूंगा सब्जेक्ट वाइज। पॉइंट नंबर 5, मेंस में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पे किया था, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे वो मैंने कोशिश करी थी कि मैं प्रीलिम्स के टाइम पे ही क्लियर कर लूँ। मेंस में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 चीज़ फॉलो करी थी, जैसे कि सेक्शनल मॉक में काफ़ी देता था, ओवरऑल मॉक देता था, शॉर्ट मॉक्स जो होते हैं जो 10 नंबर 15 नंबर के होते हैं उनको मैं देता था, और यूट्यूब से मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। यूट्यूब से प्रैक्टिस करने का भी एक अपना मैंने तरीका बनाया था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ से कैसे प्रैक्टिस करी थी। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में बात है, तो हर इस वीडियो में इसको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। उसका एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बाकी चीज़ें उसी स्ट्रेटेजी के थ्रू क्लियर किया। उसके बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस किया था, जितना ज़्यादा हो सका था मैंने प्रैक्टिस करी थी इंग्लिश के पेपर की।
प्रैक्टिस के लिए मैंने कई सोर्सेस फॉलो किए थे, जैसे कि सेक्शनल मॉक हो गया, फुल लेंथ मॉक हो गए, शॉर्ट मॉक्स हो गए, ये तो मैं देता ही था। इसके अलावा जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना या फिर प्रैक्टिस को भी अगर हम ले लें तो 2 टीचर्स को मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया था। एक निमिषा मैम हो गई, निमिषा बंसल, और दूसरे विशाल सर हो गए, विशाल परिहार, जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हो गए जो कि मैंने पहले ही छांट के रखे थे कि ये चैप्टर्स को मैंने पहले कंप्लीट करना है। जैसे कि आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडेड सिलोगिज्म हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गई आपकी, और मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। ये कुछ चैप्टर्स थे। जैसे कि अभी आप नोटिस कर रहे हो कि मैं हर वर्ड में कोडेड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे कहने का सेंस था कि जैसे सिलोगिज्म हो गया या फिर इनइक्वालिटी हो गई, ये तो आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं, बेसिक लेवल या फिर बेसिक टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल के पेपर आप कह लें तो क्वेश्चंस हो गए, तो ये आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं। लेकिन उसी टाइम पे मैंने हाई लेवल की भी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मेंस पे क्या होता है कि इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए कोडिंग का फॉर्म दे देते हैं या फिर कोडेड डायरेक्शन या इस तरीके से चीज़ें बना देते हैं, तो उनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने छांट करके रखे थे, जो प्रीवियस ईयर मॉक्स के एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस करके जो मैंने निकाले थे पिछले 3-4 सालों के, उन चैप्टर्स को मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा था। और ये चीज़ आप भी करना, आप अपनी प्रिपरेशन, जैसे कि आप तैयारी तो शुरू कर दिए होगे, ठीक है, मॉक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स के जरूर एनालिसिस करना। उनमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, पहले उनको आप शॉर्टलिस्ट करना, पहले उनको कंप्लीट करना, उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे जाना। मैंने भी यही किया, भले कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरी स्ट्रेटजी टोटल ओवरऑल यही थी कि मैंने पहले चैप्टर्स को अलग किए कि किनके वेटेज सबसे ज़्यादा है, पहले उनको कंप्लीट किया। और रीजनिंग में मैंने 2 टीचर को फॉलो किया था। एक पुनीत सर को ही मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया था। जैसे कि मेरे कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट मेरे सबसे ज़्यादा जो मतलब 80 to 90% मेरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए थे मैंने, वो पुनीत सर से ही पढ़ के किया था। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे, बेसिक टू हाई लेवल तक की रीजनिंग आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को भी फॉलो किया था। कई क्वेश्चन ऐसे थे, मैं प्रैक्टिस उनसे करता था। अच्छा, प्रैक्टिस की अब बात आई है तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने यूट्यूब से कैसे प्रैक्टिस करी थी। जैसे कि रीजनिंग ले लेते हैं, ठीक है, कोई पजल एक आई, ठीक, तो जैसे कि पुनीत सर का मैंने खोला मेंस लेवल रीजनिंग पजल, या फिर प्लेलिस्ट आप खोल सकते हो, तो मैंने उसे एक वीडियो ओपन किया, ठीक, उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पहले दिखाया, उसमें एक टाइमर चलता है, ठीक है, फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता था स्क्रीन पे, मैं वीडियो को पॉज कर देता था। उसके बाद मैंने एक स्टॉप वॉच अपने पास रखी हुई थी, तो मैं पहले क्वेश्चन स्टॉप वॉच ऑन करके मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता था, ट्राई करता था कि जितनी ज़्यादा स्पीड में हो सके उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। फिर स्टॉप वॉच में पॉज करता था, देखता था कितना टाइम मुझे लगा उस करने में। क्योंकि देखिए, जैसे प्रैक्टिस करने में अगर सारे टीचर्स आपको एक स्टॉप वॉच या फिर एक टाइमर देंगे, आपको अपनी स्क्रीन पर वो दिखता रहेगा, लेकिन होता क्या है ना कि भले ही वो टाइमर दे रहे हैं, लेकिन बीच में वो जैसे स्टूडेंट का रिप्लाई करने में या फिर कोई भी बात इंपॉर्टेंट बताने में वो बोल देते हैं, और जब वो बोलते हैं तो वो चीज़ फिर डिस्टर्ब कर देती है कि आपका जो फ्लो होता है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप उस टाइम पे, वो आपका फ्लो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से मैं ऐसा करता था, वीडियो को पॉज किया, स्टॉप वॉच अपनी ऑन करी, क्वेश्चन सॉल्व किया, स्टॉप वॉच ऑफ करी, उसके बाद जा करके सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा बैक करके मैंने उनका सॉल्यूशन देख लिया। इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता था, लगातार मैं स्टॉप वॉच का यूज़ करता था। इससे ये हुआ कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी रीजनिंग में, मैथ्स में मेरी स्पीड बहुत तेज़ हुई थी। मुझे ये भी आइडिया लगता रहता था कि इस लेवल के क्वेश्चन मैं 10 दिन पहले कर रहा था तो मुझे इतना टाइम लग रहा था, अब मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नोट कर लीजिएगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन आपका हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, और मशीन इनपुट आउटपुट हो गया आपका, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। लॉजिकल रीजनिंग को मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। लॉजिकल रीजनिंग पे ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है कि लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करते हैं जब, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं उसे सॉल्व करता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था। लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक ही नहीं समझ में आता कि लॉजिक क्या लगा करके क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन ऐसा शुरुआत में हुआ, फिर धीरे धीरे यूट्यूब से सर्च करके मैंने कुछ चैप्टर्स उसके पढ़ लिए, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट वाले हो गए, या फिर ओवरऑल क्या मैसेज बन रहा है उससे, तो इस तरीके की चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था यूट्यूब से। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करता गया, धीरे धीरे पहले गलत होते थे तो फिर धीरे धीरे सही होने लगे।
लॉजिकल रीजनिंग मैंने इसलिए ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि सबसे कम टाइम में आपको मेंस में अच्छे खासे मार्क्स वो दे देता है अगर आप उसमें माहिर हो गए। तो प्लीज़ लॉजिकल रीजनिंग को एकदम ऐसे मत छोड़िएगा कि बिल्कुल आप इग्नोर करके चले जा रहे हो। आपको अगर आप माहिर हो गए तो ये जो मार्क्स होगा आपको ये बाकी स्टूडेंट से आगे लेकर के जाएगा। अब बात करते हैं जीए की। तो जीए में देखिए दो चीज़ होती है, पहला हो गया आपका करंट अफेयर्स हो गया, दूसरी चीज़ हो गया स्टैटिक पोर्शन या फिर बैंकिंग अवेयरनेस। ये दोनों को मैं एक ही साथ लेकर चलता हूँ। तो जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट पेपर दे चुके होंगे या जिनका पहले भी टाइम होगा, मैं बता देता हूँ कि जो जीए के अंदर जो 80 to 90% मार्क्स आपका करंट अफेयर्स कवर करता है और 10 to 20% मार्क्स हो गया वो आपका ये बैंकिंग अवेयरनेस हो गया और स्टैटिक पोर्शन कवर करता है। तो स्टैटिक पोर्शन और बैंकिंग अवेयरनेस पे मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, सबसे ज़्यादा फोकस किया था करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे भी कैसे, जो मेंस का एग्ज़ाम जब मेरा था तो उसके जस्ट पिछले 3 महीने की जो करंट अफेयर्स थी उसको मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, पहले उसको कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस करी। जब मुझे लगा कि मैं उसमें माहिर हो गया हूँ तब फिर उसके बाद फिर चौथे महीने पे और 5वें महीने तक मैं गया था। मतलब लास्ट 5 मंथ्स के मैंने कंप्लीट किए थे। लेकिन अगर टाइम कम बचता है तो पहले आप लास्ट 3 मंथ्स के करंट को कंप्लीट करना, उसके बाद फिर 4th पे जाना, 5th पे जाना, 6th पे, जहाँ तक आपको टाइम सही लगे या फिर जहाँ तक आपको सही लगे कि मेरा ब्रेन इतने ही कैपेसिटी में, अब उस इतनी कैपेसिटी है ब्रेन की, इतनी चीज़ें रख सकता है। क्योंकि होता क्या है ना करंट अफेयर्स के साथ कि हम पढ़ तो लेते हैं, आप 6 के आपसे मैं बोल दूं तो आप 1-1 साल की करंट पढ़ डालोगे। लेकिन जब आप जैसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो पुरानी चीज़ें आपको भूलती चली जाएगी। जैसे कि आपने जनवरी का पढ़ा, फिर फेब का पढ़ा, फिर मार्च का पढ़ा, तो जब आप मार्च वाली करंट में पहुंचोगे तो हो सकता है कि जनवरी की 50% चीज़ें आपके दिमाग से गायब होने लगे। ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो इस चीज़ को मैंने टैकल ऐसे किया था कि मैं अफेयर्स क्लाउड का करंट यूज़ करता था। उनकी पॉकेट PDF आती है, बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, तो पॉकेट PDF से मैंने पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद मैं मल्टीपल साइट से मॉक देता था, बहुत सारी साइट से जहाँ से मुझे मॉक मिल जाए, कुछ 10 नंबर के, 15 नंबर के, जितने क्वेश्चंस आपको मिल जाए अब मैं उतने मॉक देता था। उससे क्या हुआ कि जो मैं करंट पढ़ता था वो मुझे याद रहने लगी। होता क्या है कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो या फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो करंट भूलने लगता है। ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, सबके साथ होती है। इस चीज़ को मैंने इसी तरीके से टैकल किया। मैं मॉक लगातार देता था करंट के, ताकि मुझे वो याद रहने। देखो उसमें 2 चीज़ होगी। पहली चीज़ ये कि अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए तो इसका मतलब आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठ चुकी है, तभी आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए और वो करंट आपने पढ़ी थी, लेकिन जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपको लगा कि यार पढ़ा तो था मैंने बट याद नहीं आ रहा है वो चीज़, हो सकता है उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, लेकिन वो मॉक है। लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन, वो करंट अफेयर आपको हमेशा याद रहेगी कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर पाया था, ये गलती दोबारा नहीं होगी। आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाती है कि यार इसका ये आंसर था, ये मैं नहीं कर पाया था उस टाइम पे, और जो कि मैं पढ़ा हूँ उसके बाद भी मैं नहीं कर पाया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इस तरीके से मैं करंट अफेयर की प्रैक्टिस करता था। अफेयर्स क्लाउड को मैंने फॉलो किया था। थोड़े बहुत वीडियोस में अभिजीत सर के भी देखता था। अभिजीत सर जो अनअकैडमी पढ़ाते हैं, तो उनके भी कुछ वीडियोस में देखता था। बाकी अफेयर्स क्लाउड का ही मैंने मेन यूज़ किया था, और प्रैक्टिस में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था करंट अफेयर्स की भी। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हो गए, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, DIB शॉर्ट में कहते हैं, डाटा सफिशिएंसी हो गया आपका, इनइक्वालिटी हो गया, और अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। इन सब चैप्टर्स को मैंने सबसे ज़्यादा सबसे पहले कंप्लीट किया था, क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी था। और एक चीज़ और भी था कि जो डाटा सफिशिएंसी उधर बीच बन रही थी वो इन्हीं चैप्टर से घूम घूम के बन रही थी। तो इससे मेरे 2 चीज़ हो रहा था, एक अर्थमेटिक मेरा क्लियर हो रहा था, प्लस डाटा सफिशिएंसी के भी जो क्वेश्चंस आते थे वो भी आपके क्लियर हो जा रहे थे। तो मैंने इन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया पहले। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करी है। प्रैक्टिस करते करते मैंने बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए थे, मैंने बताया ना आपको शुरुआत में भी कि मैं कोई भी चैप्टर को छोड़ करके नहीं गया था, तो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को भी मैंने कंप्लीट किया। इसके लिए मैंने 2 टीचर को फॉलो किया था। आशीष अरोड़ा सर से आप पढ़ सकते हो, आशीष अरोड़ा सर से मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे, उनके स्टडीफाइड करके चैनल है, तो उसमें बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट हैं और प्लेलिस्ट भी काफ़ी सही थी, तो उससे मैंने पढ़ाई करी अपनी। और दूसरा, आप अरुण सर को भी फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने अरुण सर की भी काफ़ी वीडियोस को देखा था, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, तो ये ज़्यादातर मैंने आशीष सर को ही फॉलो किया था।
और प्रैक्टिस मेरे करने का तरीका वही था, मैं स्टॉप करके वीडियो देखता था, स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर आंसर जाकर देखता था। बीच में सॉल्यूशन, मैथ्स में मैं सॉल्यूशन पे भी फोकस करता था कि वो कैसे सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि मैं सॉल्व तो कर लेता था, आंसर भी मेरा परफेक्ट आ रहा होता था, लेकिन जो सर के बताने का तरीका होता था वो मेरे से ज़्यादा ईजी होता था और ज़्यादा तेज हो जाता था। तो उस चीज़ को फिर मैं छोड़ करके, मैं अपने वाले मेथड को छोड़ करके उस सर वाले आइडिया को मैं फॉलो करता था। इस तरीके से मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी। और बाकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि मॉक पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सेक्शनल मॉक में काफ़ी ज़्यादा देता था, फुल लेंथ मॉक भी मैं देता था। हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार कोशिश करता था कि मैं 2 बार एक फुल लेंथ मॉक दूँ, उसका फिर एनालिसिस करूँ, फिर नेक्स्ट मॉक दूँ। और सेक्शनल मॉक तो मैं लगभग डेली ही दे लेता था, क्योंकि टाइम कम था तो मैंने टाइम बढ़ाया था, इसी वजह से सेक्शनल मॉक में काफ़ी देता था। और मेंस में जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो 3 सब्जेक्ट मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड था, तो एक सब्जेक्ट को मैंने मॉडरेट रखा था। मॉडरेट लेवल पे मैंने मैथ्स को रखा था, और हाई लेवल जिसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस या फिर काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने तैयारी करी थी, वो मेरे इंग्लिश का सब्जेक्ट था, रीजनिंग का था और जीए का सब्जेक्ट था। क्योंकि टाइम लिमिटेड था तो वो पॉसिबल नहीं था कि मैं चारों सब्जेक्ट को उस लेवल पे लेकर के जा पाऊँ, उस लेवल पे पढ़ाई कर पाऊँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनको वीक लगता है वो उसको एकदम ही इग्नोर करते हैं, जैसे कि वो एकदम वीकर सेक्शन पे उसको डाल देंगे और बाकी के सब्जेक्ट या तो मॉडरेट या फिर हाई लेवल पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हाई लेवल पे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ठीक है, आप जो हाई लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो सब्जेक्ट को, वो इट्स गुड, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको मॉडरेट लेवल पे लाओ। ये नहीं छोड़ना है कि आप यार एकदम वो वीक है या फिर एकदम ही उसको साइड कर दिया आपने, तो उधर से आप एकदम नहीं गेन कर पाओगे मार्क्स, और उसके मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिर बाकी के सब्जेक्ट पे फोकस करके लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एक काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। तो इसलिए जो आपका वीक पार्ट है उस पर भी थोड़ी मेहनत करो, उसको मॉडरेट लेवल पे लाओ, मतलब मीडियम लेवल पे भी अगर उसके मार्क्स आते हैं तो ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।